प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानती हैं कि मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार हम शामिल करते हैं और विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं विशेषज्ञों के साथ, अतिथियों के साथ। उद्देश्य यही होता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र के चिंतन को लेकर, समाज की चेतना को लेकर और लोगों की बेहतरी को लेकर जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको हम विस्तार से उसके बारे में बात करें ताकि हम उससे लाभान्वित हों, समाज को उसका लाभ मिले और अंततः देश को उसका लाभ मिले। और एक स्कीम, एक योजना जो उनके दिल के बहुत करीब है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। 3 वर्ष इस योजना के पूरे हुए तो प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में विशेष तौर पर इसका उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए जिस खुशी की अनुभूति उनके शब्दों में महसूस होती है, मुझे लगता है कि हर लाभान्वित व्यक्ति उस खुशी को महसूस करता है और उसके लाभ से वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है। आज इसी योजना को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर RS शर्मा जी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के और जिनके नेतृत्व में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और इससे जुड़ी तमाम गतिविधियां पूरे देश में संचालित हो रही हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई हम सबकी तरफ से और उन सबकी तरफ से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2-2.25 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं, उन सबकी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई 3 वर्ष पूरे होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का जिक्र मन की बात में किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये योजना उनके दिल के बहुत करीब है। और आपने देखा होगा जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा था जी कि जब किसी गरीब को अगर मान लीजिए मुफ्त में इलाज मिलता है और उसके बाद जो गरीब की बीमारी में जो उसका घर बर्बाद होता है, तो उस बर्बादी से हम उसको बचा सकते हैं, उस बर्बादी से हम उसको ये सांत्वना दे सकते हैं कि नहीं, तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम्हें कुछ पैसा भी नहीं देना होगा। तो कितना बड़ा हम पुण्य का काम करते हैं। और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जब भी यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे लोगों से बात करते हैं। उन्होंने खुद स्वयं बताया इस बात को। तो हमको तो बहुत खुशी है कि इस अभियान में हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो उनकी संकल्पना है, जो उनका विचार है, उस विचार को आगे ले जाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि जो जिस गरीबी के गर्त में लोग बीमारी से गरीब परिवार जो होता है या उस मार्जिन पे जो परिवार होता है वो जाता है, उसको उस गड्ढे में जाने से बचाने का एक बहुत ही पुण्य का काम हम सब लोग कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं पढ़ रहा था कहीं कि बीमारी पर जो खर्च होता रहा है उसकी वजह से हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं या उसमें ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां उनके लिए आगे का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप देखें कि नॉर्मल कोर्स में जो लोग डेली का डेली कमाते हैं, डेली उसका व्यवस्था करते हैं, निश्चित रूप तो से उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, उनके पास कोई बचत नहीं होती, या गरीब किसान हैं, गांव में हैं, तो कोई बचत नहीं होती। और वैसी स्थिति में अगर कोई अप्रत्याशित रूप से बीमार हो जाता है परिवार में, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। और उसकी वजह से जैसा कहा 6 करोड़ लोग निश्चित रूप से परिवार, और वो लोग ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के परिवार गरीबी के गर्त में चले जाते हैं। अगर एक आदमी बीमार हुआ तो पूरा परिवार जो है वो तहस-नहस हो जाता है। और कई बार अगर मान लीजिए जो करता धरता है परिवार का वही बीमार हो गया तो आपकी इनकम भी बंद हो गई। और इनकम बंद हो गई तो फिर उसके बाद तो आप वैसे ही इस स्थिति में आ गए कि अब आपको या तो खेत बेचना या गहने गिरवी रखना या जो भी आपके पास पूंजी संपत्ति है या कर्ज लेना, और बहुत बड़ी बड़ी ब्याज पर साहूकारों से या गांव में उस तरह से कर्ज लेना। बिकॉज ये भी आपको मानना होगा कि ऐसे लोगों की कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती बेचारों की। तो बैंक वाले भी कोई कहें कि भाई ठीक है कि हम कर्ज देना चाहते हैं, तो वो भी नहीं मिलेगा उसको। तो अंततः उसको गरीब को गाँव के ही रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी उसके परिवार में आती है, और इसको अगर किसी प्रकार से हम दूर कर सके तो ये बहुत बड़ा काम है। और ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही बात है।
देखिए, प्रधानमंत्री महोदय के मन में शायद यही सारी चिंताएं नहीं होंगी जिसकी वजह से उन्होंने इसकी परिकल्पना की, इसके बारे में सोचा और इसको धरातल पर उतारा 3 वर्ष पहले। मुख्य रूप से इसमें क्या चीजें शामिल नहीं हैं डॉक्टर साहब? वो एक बुनियादी जो जानकारी है इस योजना के बारे में, मुझे लगता है वैसे आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान योजना के बारे में हिंदुस्तान में पता सबको है, जिससे भी आप बात करेंगे तो वो बताएगा इसके बारे में, अपनी अपनी राय देगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मुझे लगता है कि एक बार उनको हम दोबारा चीज़ों को बताएं, समझाएं, जागरूक करें इस बात के लिए कि इससे जुड़ें। जी बिल्कुल। एक बात जो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस योजना में केवल हॉस्पिटलाइजेशन ही शामिल है। इसका मतलब मान लीजिए आपको जुकाम हुआ है या छोटा मोटा बुखार आया है जिसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो चीज़ इसमें शामिल नहीं है। और वो चीज़ होती भी है नॉर्मल कोर्स में, अपना लोग दवाई खा लेते हैं या कुछ थोड़े दिनों के बाद मतलब छोटा मोटा कुछ पुड़िया ले ली, लोकल जो वैद्य है या कुछ है। अच्छा, लोकल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ भी चीज़ों की इलाज मिल जाता है, वहाँ पे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो बेसिकली वो एक उस तरह की चीज़ इसमें कवर्ड नहीं है जो बड़े खर्चे वाली चीज़ है। लेकिन जो बड़े खर्चे वाली चीज़ है वो निश्चित रूप से कवर्ड है और हमारा करीब 13-14 हज़ार रुपए का एवरेज एक्सपेंडिचर है इसमें प्रति पेशेंट का जो एडमिशन होता है। अच्छा। उस हिसाब से तो आप देखें कि हम लोगों ने करीब 2 करोड़ जो पेशेंट्स हैं अब तक हम 3 वर्षों में कर चुके हैं और उस पर करीब 27 हज़ार करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है। तो एक तरह से 13.5 हज़ार रुपए एक व्यक्ति पर करीब एवरेज हमारा खर्चा आता है। तो उस तरह से हम सारी गंभीर बीमारियां इसमें कवर्ड हैं, कैंसर सहित, तो कोई एक्सक्लूजन नहीं है जी। ये जरूर है कि अभी तक इस योजना में जितने लोगों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था उसमें उतना नहीं हो पाया। और उसका कारण है कि जो हमारे पास जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा है 2011 का, वो थोड़ा पुराना है और उस पुराने डेटा में खोज करके हम लोग पता लगा करके लोगों को बताते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। बिकॉज होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप लाभान्वित हैं, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास कोई टोकन नहीं है, आपके पास कोई कागज नहीं है ये प्रूव करने का कि आप एलिजिबल हैं, तो हो सकता है अस्पताल वाला आपको लौटा देगा कि भाई तुम जाओ, इसके काबिल नहीं हुए। दरअसल डॉक्टर साहब, व्यवहारिक स्तर पर बहुत सारी ऐसी लोगों से प्रतिक्रियाएं या लोगों की दुश्वारियां सुनने को मिलती हैं और जमीनी स्तर पर ये चीजें होती भी हैं कई बार, जिसको हम चाहते हैं और आपसे चर्चा करने का उद्देश्य भी यही है कि कम से कम आकाशवाणी के हमारे कार्यक्रम जो है वो सुदूरस्थ इलाकों में भी सुने जाते हैं, आम से आम आदमी भी सुनता है इन कार्यक्रमों को। तो वो इन बातों को लेकर थोड़ा जागरूक हो, सजग हो, सचेत हो और थोड़ी पहल भी करे। एक कदम तो उसे ही बढ़ाना होगा। आप तो खड़े हैं हैंड होल्डिंग के लिए, पकड़ हाथ पर थामने के लिए, लेकिन शुरुआत उसको करनी होगी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, जिसके बारे में आमतौर पर हम जानते भी हैं और ज्यादा जानने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। डॉक्टर RS शर्मा साहब, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के, जिसके अंतर्गत इस योजना का संचालन हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी जरूरी बात आपने बताई इस योजना के बारे में कि जो ऐसे मरीज जिनको भर्ती होने की आवश्यकता हो वो इसमें पात्र होंगे। एक तो मोटी मोटी बात यह है, मैंने सुना है कि जो पात्रता की शर्तें रखी गई हैं उसके हिसाब से लगभग 11 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये बात हो रही है कि आज कितने हैं? जी बिल्कुल, तो ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि 50 करोड़ लोग, 54 करोड़ लोग हैं। अच्छा। 10.74 करोड़, 10 करोड़ 74 लाख परिवार और करीब 54 करोड़ व्यक्ति। इसलिए ये योजना विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम और एश्योरेंस स्कीम है हेल्थ कवरेज की जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत वृहत योजना है। और इसका जो उद्देश्य मैंने बता ही दिया आपको कि उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से जो हेल्थ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से लोग गरीबी गर्त में जाते हैं, उसको बचाने का वो है। अब मैं आपके श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जी, जिनकी वजह से ज्यादा जागरूकता इस कार्यक्रम में आ सकती है और लोग जुड़ सकें। तो पहला स्टेप लिया है कि आरोग्य मित्र बनाने का। अच्छा। अब आरोग्य मित्र कौन है? आरोग्य मित्र वो है जो अपने पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अगर मान लीजिए वो बीमार होते हैं तो उनको ले जाए, उनका इलाज में सहायता करे, उनको अस्पताल में उनका जो कार्ड बनवाने मदद करे। इस प्रकार का एक एजेंट, चेंज एजेंट है। अच्छा। तो आइडिया ये है कि जब उनको हम आरोग्य मित्र जो बनेंगे वो हमारे पोर्टल पे आए और पोर्टल पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें कि हम भाई आरोग्य मित्र बनना चाहते हैं, तो उनको एक नंबर हम दे देंगे और जो पेशेंट वहां जाएंगे तो वो नंबर उनका कोट करें कि भाई हमको इस व्यक्ति ने मदद की। अच्छा।
तो वैसी स्थिति में मान लीजिए वो 10 लोगों की मदद करेंगे, 15 की मदद करेंगे, तो हम उनको उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको कुछ ना कुछ गुडीज देंगे, कुछ उपहार छोटे मोटे देंगे, बहुत ज्यादा कीमत के नहीं होंगे, लेकिन एक प्रशंसा का कम से कम सर्टिफिकेट और पत्र भी देंगे। तो हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। इससे क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लोगों का इस प्रोग्राम में बढ़ेगा और इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला है आरोग्य मित्र का। तो इसकी क्या कोई विशेष पात्रता भी है? कोई पात्रता नहीं कोई है, भी व्यक्ति हो सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी समाज सेवा के भावना से ओतप्रोत व्यक्ति हो सकता है। वो कहेगा भाई ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वो अस्पताल में ही कुछ समय दे अपना, जहां पर लोग आए और वो चाह रहे हैं कि भाई हमको इलाज करें और हम पात्र हैं इसके, तो वो देखे कि अच्छा पात्र है कि नहीं है। तो अब हम लोगों ने जो पात्रता की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी बहुत सरल कर दिया है। अच्छा, आप हमारे पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि हर गांव की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उस गांव में कौन कौन से लोग पात्र हैं वो आप देख सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जा करके कार्ड भी बनाने में मदद कर सकते हैं। उसमें मैंने ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि मैं अगर ये जांच करना चाहूँ कि क्या मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ, आपके पोर्टल पर वो सारी चीजें उपलब्ध है जिसकी वजह से मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं पात्र हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत आसान सा तरीका मिलता है। और हो सकता है कि बहुत से गरीब लोग इस चीज को नहीं एक्सेस कर पाए, इंटरनेट है, बाकी सब चीजें हैं जी। तो इस प्रकार के जो आरोग्य मित्र जो हमने कहा उस तरह के अगर लोग होंगे तो वो लोग कम से कम, जैसे मान लीजिए हमने एक गांव की लिस्ट डाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद उस लिस्ट को जाकर के लोगों से, और हमने ये भी दिया हुआ है उस लिस्ट में कि किसका कार्ड बन चुका है, किसका कार्ड नहीं बना है अभी। अच्छा, तो उस हिसाब से आप केवल जिनका कार्ड नहीं बना है उनकी लिस्ट देख लीजिए और उसके बाद उन लोगों से गांव में तो सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, बिल्कुल रोज मिलना जुलना होता है, संपर्क कर लीजिए, कहिए भाई तुम्हारा कार्ड नहीं बना है तो इससे अच्छा है तुम्हारा कार्ड बनवा लो। और आजकल हमने ये व्यवस्था की है कि कार्ड भी मुफ्त में बनेगा। तो केवल वो जो है कार्ड के बारे में डिटेल दे दें, क्लेम करके भाई ये मेरा कार्ड बनना है, तो हम लोग मुफ्त में उसको कार्ड डिलीवर करवा देते हैं, प्लास्टिक का कार्ड। तो एक प्रकार से न तो खर्चा कार्ड का देने का, और हमने पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी ओपन कर दी जिससे सब लोग देख सकते हैं किसका कार्ड बना है किसका नहीं बना है। तो इस व्यवस्था से बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है कि इसमें एक समावेश हो सकेगा आयुष्मान भारत में, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो कार्ड जो डॉक्टर साहब बन रहा है उसमें वो परिवार का कार्ड बन रहा है या परिवार के व्यक्तियों का कार्ड? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का कार्ड बन रहा है, बिकॉज एंटाइटलमेंट तो परिवार का है, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई एक आदमी इलाज के लिए जाएगा, पूरा परिवार तो इलाज के लिए जाएगा नहीं। तो वो व्यक्ति एंटाइटल्ड है कि नहीं, वो व्यक्ति उसका वो है कि बेनिफिशियरी बन सकता है कि नहीं। अच्छा, ये इसके लिए हम हर एक इंडिविजुअल को देंगे। तो मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं तो हम 5 कार्ड देंगे, कोई समस्या नहीं है। कार्ड तो छोटा सा प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं उसमें आता है। और हम लोगों ने सोचा है कि इस खर्चे को हम वहन करेंगे, राष्ट्रीय हेल्थ प्राधिकरण को कुछ नहीं देना, उसको कुछ नहीं देना है। पहले 30 रुपए की व्यवस्था थी कि वो 30 रुपए मनवा सकता है। होता क्या है कि जब गरीब आदमी बीमार होता है तब उसको लगता है कार्ड कहाँ है, और जब बीमार नहीं होता तो कार्ड की क्या जरूरत है, तो 30 रुपया क्यों खर्च किया जाए। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप जो है कार्ड बनवा के रखिए, जिससे कि जब आप बीमार हो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, कार्ड तो बन गया, लेकिन उसके बाद कौन कौन सी जगहें हैं जहां जाकर वो अपना इलाज करवा सकता है या एडमिट हो सकता है ताकि उसका इलाज हो सके उसकी गंभीर बीमारियों के लिए? जी। उसकी सूची भी उपलब्ध होती है? उसकी सूची भी पूरी तरह से उपलब्ध है। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, जिसमें आप सूची देख सकते हैं। और हम लोग उसको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं कि मान लीजिए अपने मेरे आसपास कौन कौन से अस्पताल हैं जो कि आयुष्मान भारत की सेवा देते हैं। वैसे तो सभी सरकारी अस्पताल आयुष्मान भारत के लोगों की सेवा करते हैं, और हमारे करीब 12,000 अस्पताल हैं पूरे हिंदुस्तान में। 12,000 प्राइवेट और 12,000 के लगभग सरकारी, और वो 24,000 अस्पताल हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं है। लगभग काफी सारे प्राइवेट अस्पताल हमसे जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े अस्पताल भी, मेदांता है या बाकी और भी अस्पताल हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहां पे जाके आप सेवा ले सकते हैं। लोगों की डॉक्टर साहब कई बार ये प्रतिक्रिया मिलती है कि जो कागजी कार्रवाई है उसमें थोड़ी उनको उलझन सी होती है, उनको समझ में भी नहीं आता कई बार, या बहुत सारी ऐसी जाहिर सी बातें होनी भी जरूरी है क्योंकि कोई इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है सरकार के लिए, क्योंकि जनता का ही पैसा है। तो उसमें वो जो प्रक्रिया है उसको लेकर आपकी क्या राय है या आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो हमेशा से ये माना है कि प्रक्रिया को हमेशा जन केंद्रित होना चाहिए। लोग प्रक्रिया के लिए नहीं है, प्रक्रिया लोगों के लिए है, निश्चित रूप से। तो उसको हमने करने के लिए और सरलीकरण किया है। जनरली क्या होता था कि जो वहां जाएगा अस्पताल में, तो वहां पर कोई व्यक्ति, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसका लाभ ले सके। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है, अभी फिलहाल में कुछ एजेंसीज को हमने एम्पैनल कर लिया है। अच्छा। तो राज्य सरकारें उन एजेंसीज से रिसोर्सेज उनसे ले सकती हैं, और उन रिसोर्सेज को पेमेंट
तभी मिलेगा जब वो पेशेंट को एडमिट करा के उसका जो बिल है उसको लेकर के उसके बिल को क्लियर करा के पास हो जाएगा जब बिल, तब उनको मिलेगा। और वो बिल का प्रतिशत नहीं होगा, वो एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ फीस उनको दी जाएगी। अच्छा, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो व्यक्ति वहां अस्पताल में बैठा हुआ है उसका इंटरेस्ट रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलवाऊं। तो वो एक प्रकार से इंसेंटिव उसको होगा, इंसेंटिव अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, कि उसका भी उसमें है, मतलब समथिंग फॉर हिम ऑल्सो। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने की है, अभी शुरुआत ही हम लोग कर रहे हैं उसके। अच्छा। उससे होगा ये कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा किसी प्राइवेट अस्पताल में, किसी सरकारी अस्पताल में, तो वहां जाके उसको एक मदद का एक व्यक्ति मिलेगा या एक व्यक्ति मदद करेगा उसकी, जो कि मतलब एडमिट कराने में, उसका कागजी कार्यवाही पूरे करने में वो सब करेगा। कागजी कार्यवाही इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई फाइल नहीं चलती, कोई कागज नहीं चलता, सब कुछ ऑनलाइन और पेपरलेस होता है। अच्छा। तो वो बेसिकली सारे पेपर्स, जैसे मान लीजिए उसका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है या बाकी सब चीज है, उसको अपलोड करके उसका जो बिल्स वगैरह है अस्पताल का वो आता है और हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। मेरी जो चिंता थी उसका जवाब आपने दे दिया, क्योंकि कई लोगों से व्यक्तिगत तौर पर ये जब लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली कि उसमें बहुत ज्यादा झंझट है, प्राइवेट अस्पताल वाले इन झंझटों की वजह से शायद थोड़ी सी हिचक रहती है। लेकिन अब एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसको इसका इंसेंटिव मिलेगा कि वो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करवाए, तो ये एक समस्या जो थी बहुत बड़ी, वो मेरा ख्याल है उससे दूर होगी। और इसमें चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि एडमिट होने में जो जो चीजें उनको आप उपलब्ध करवाते हैं फ्री में 5 लाख के अंदर, जैसे मेरा ख्याल है खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी चीजें, सब कुछ है, हॉस्पिटलाइजेशन, रूम का किराया, सारा का सारा रिइंबर्सेबल है। अच्छा। उनको कुछ नहीं देना है। और अभी हम लोग ई-रूपी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था, तो बेसिकली उसमें क्या है कि कुछ अस्पतालों में जैसे एक्सरे है या कोई और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए मरीज के एडमिट होने के बाद, तो उसको कहते हैं भाई बाहर से करा के ले आओ। हॉस्पिटल के पास तो कोई पैसा देने का व्यवस्था है नहीं, तो बाहर जाकर के आदमी अपनी जेब से पैसा लेके उसको कराता है, जबकि उसको भी रिइंबर्स होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि बाहर में उसको ई-रूपी का वाउचर दे दें। अच्छा। जिससे कि वो जाकर के अपना एक्सरे करा सके या बाकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करा सके। और वो वाउचर इस तरह का होगा कि उसका उपयोग और किसी काम में वो नहीं कर सकता, वो केवल एक्सरे कराने में ही कर सकता है। अच्छा। और बाद में वो क्रेडिट हो जाएगा उस जहाँ पे करवाया है, जहाँ करवाया, इमीडिएटली, बाद में अच्छा। नहीं, इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा और ये अपना काम हो जाएगा इसका। बहुत तो ये थोड़े थोड़े नवाचार, थोड़े थोड़े इनोवेशन हम लोग इस व्यवस्था में करके, थोड़े थोड़े नहीं डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, तो क्योंकि आपका आईटी में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो आपकी इतनी ज्यादा रुचि और कंट्रीब्यूशन है, उसका लाभ जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को मिल रहा है। हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है या आयुष्मान भारत पीएमजे योजना है, इन सब में। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर.एस. शर्मा साहब से हम बातचीत कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना 3 वर्ष जिसके पूरे हुए हैं और 3 वर्षों में जो उसकी उपलब्धियां या इस क्षेत्र में जो लाभ हम सबको मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें कोशिश ये लगातार करते रहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, और इसीलिए डॉक्टर आर.एस. शर्मा साहब से आज हम बात कर रहे हैं, सीओ साहब से। सर, जब आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, इसमें पीएमजे योजना जो है वो जुड़ा एक कंपोनेंट, लेकिन उसके पहले एक कंपोनेंट ये भी था जो वेलनेस सेंटर का है। लोग बीमार ही ना पड़े, पहले तो ये हमें कोशिश करनी है, और उसके बाद जो है अगर बीमार होते तो उनको ये लाभ मिल जाए कि उनको फ्री में सारा इलाज मिले। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वेलनेस सेंटर से लेके अब तक की, उसमें किस किस तरह का इन 3 सालों में हम कह सकते हैं कि उपलब्धियां हासिल की गई हैं? देखिए, ये तो एक तो मैं आयुष्मान भारत, क्योंकि पीएमजेवाई स्कीम का मैं कार्यान्वयन करता हूं, तो उसके जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं जी। उसमें करीब 2 करोड़ 12 लाख लोगों का हम लोग अब तक इलाज करवा चुके हैं, और करीब करीब 8 से 9 लाख व्यक्ति एडमिशंस प्रति महीने हमारे होते हैं। अच्छा। तो एक प्रकार से आप मान सकते हैं करीब 25,000 लोग एक दिन में उसमें एडमिट हो रहे हैं पूरे देश में। और इस देश में 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू है। 33 राज्य और केंद्र शासित जी, 3 तो जो लगभग उससे अलग हैं, हाँ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली। अच्छा। तो ये राज्य अभी शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको हम एक साथ पूरे देश के सभी राज्यों को इस प्लेटफॉर्म पे ले आए। तो उसमें करीब करीब 8 लाख से 9 लाख एडमिशंस होते हैं प्रति महीने, और जैसा मैंने कहा करीब 13-साढ़े 13,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति एडमिशन लगभग एवरेज खर्चा आता है इस पर। केंद्र इसमें 60%
वहन करता है और राज्य सरकारें 40%, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 100% केंद्र देती है, या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां 90% सरकार देती है। तो इस प्रकार से इस योजना का संचालन होता है। हमारे पास जब ये योजना चलती है तो जाहिर है कुछ लोग इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे पास एक एंटी फ्रॉड यूनिट है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पता लगाता है कि ये कुछ फ्रॉडलेंट और सस्पिशियस क्लेम है। जैसे मान लीजिए किसी का एक ऑपरेशन किसी चीज का हो गया, गॉल ब्लैडर का हो गया, और उसके बाद दोबारा वो कहता है कि मतलब उसका तो एक ही बार होता है, मान लीजिए निकल गया तो निकल गया, दोबारा तो नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी ने घुटना लगवाया, अपना चेंज करवाया, और दोबारा फिर महीने भर बाद उसका वही घुटना फिर चेंज करवाने आ गया, तो इस तरह की चीज़ें हमारा सिस्टम उसको बता देता है। बिकॉज हमारे पास सारा का सारा डिजिटल प्रोसेस है ये। इसमें ऑथराइजेशन से लेकर के बिल सबमिशन तक और बिल क्लियरेंस तक सारी की सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है और वर्क फ्लो बेस्ड प्रोसेस है। तो इसलिए एंटी फ्रॉड यूनिट हमारे पास है। उसी प्रकार से हम हॉस्पिटल्स के एम्पैनलमेंट करते हैं। जो हॉस्पिटल्स सारे क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई करते हैं उनको हम एम्पैनल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 24,000 हॉस्पिटल हमारे साथ एम्पैनल्ड हैं अभी, और हम लोग उस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे नई हॉस्पिटल्स हैं ज़्यादा संख्या में, तो उसमें हम क्राइटेरिया को शिथिल भी करेंगे जिससे कि छोटे हॉस्पिटल भी उसमें आ सके। तो ये 4 हमारे मेन प्लैंक हैं। अच्छा, पहला, बेनिफिशियरीज को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को इस फोल्ड में लाना, जोड़ना इससे। तीसरा, उनके जो बिल्स हैं उनको बहुत समयबद्ध तरीके से क्लियर करना। और चौथा, जो हमारे पैकेज के रेट्स हैं उन रेट्स को सही मार्केट रेट से अलाइन करना। बिकॉज कई बार मान लीजिए किसी इलाज में 100 रुपया लगता है और हमने उसका 25 रुपया रेट रखा हुआ है, तो कोई भी अस्पताल इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको सेवा को देने में। तो रेट्स भी रैशनलाइज्ड रहें, तो उसके लिए हमने करीब 600 पैकेज ऐसे हैं जिसमें हमने रेट्स को रिवाइज किया है, जिससे कि अस्पताल उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। उनको ये न लगे कि भाई ये आयुष्मान भारत एक बर्डन है हमारे ऊपर, एक भार है, जबरदस्ती हमको सस्ते दर पर इनको सेवाएं देनी पड़ रही हैं, ऐसा न रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आएंगे। अच्छा, अगर ई कार्ड बनवाना हो डॉक्टर साहब, तो अगर खुद कोई जाना चाहे, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नई जोड़ी भी हैं, जैसे मैंने सुना कि यूटीआई ITSL केंद्र पर भी PMJ के तहत आयुष्मान कार्ड बन सकता है, और भी कुछ नंबर भी हैं ऐसे जो पोर्टल पर आपके उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है। उसके बारे में श्रोताओं को बताएं कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम आखिरकार बनवाना चाहते हैं कार्ड और हम एलिजिबल हैं, हम पात्र भी हैं, लेकिन कहाँ से कार्ड बने। तो बेसिकली आपका जो लोकल में जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको जन सेवा केंद्र बोलते हैं, राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, तो उन केंद्र पर जाकर के आप अपना, और वो हर पंचायत में एक है बिल्कुल मिनिमम। तो करीब 2.5 लाख हमारी पंचायतें हैं पूरे देश में, तो 2.5 लाख केंद्र हमारे हैं, इनफैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा ही है। तो वहां जाके अपना बता सकते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने UTI TSL के साथ और कॉमन सर्विस सेंटर SPV के साथ करार किया हुआ है, CSC SPV के साथ, तो ये सारे के सारे लोग उसको बनाएंगे। और क्योंकि इनको पैसा मिलेगा उसमें 20 रुपया जो हम देते हैं, इनको 20 रुपए में हमने ठेका दिया है, तो ये 20 रुपया तो इन्हीं को मिलता है, CSC SPV को, और जो वहाँ लोकल वॉलंटियर लोकल VLE होता है जी। तो उसके इंटरेस्ट में है कि वो ज्यादा ज्यादा कार्ड बनाए, बेनिफिशियरी को कुछ देना नहीं है बिल्कुल। तो कार्ड बनाएगा वो, और हम पैसा उसको तभी देंगे जब वो कार्ड बना के उसको हैंडओवर कर देगा, और हैंडओवर करने का प्रूफ हमको दे देगा। वो प्रूफ क्या है? आधार का ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेट करके देगा कि हाँ साहब मैंने इसको ये कार्ड डिलीवर कर दिया, तब हम पैसा देंगे। तो आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसको कब डिलीवर किया, फिर हम उससे टेलीफोन भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हें मिला कि नहीं मिला। वो तो मिला ही होगा क्योंकि उसने उस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया है। तो इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों ने की है और आप आसानी से इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अच्छा, अभी जो अस्पतालों की आप बात कर रहे थे, दरअसल 2 चीजें इसके बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहता था आपसे। एक तो ये है कि आयुष्मान कार्ड मेरे पास है, लेकिन मैं मान लीजिए आपने ओडिशा या पश्चिम बंगाल या दिल्ली की बात की, जहां पर अभी ये लागू नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो क्या मैं इसका लाभ उन राज्यों में किसी ढंग से ले सकता हूं? इसके बारे में पहले बताएं, फिर दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मान लीजिए कोई आदमी बिहार का व्यक्ति है जो दिल्ली में अपना मजदूरी करता है और उसका एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, उसको अस्पताल जाना पड़ा और वो आयुष्मान भारत का पात्र है, तो
तो क्या दिल्ली में उसका इलाज हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि जहां ये बात सही है कि दिल्ली राज्य जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली के अस्पतालों को हमने सीधे एम्पैनल किया हुआ है। अच्छा, जो निजी अस्पताल हैं या जो केंद्र सरकार के अस्पताल होंगे वो भी? जी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाके कहीं भी जो एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाके बाहर का व्यक्ति भी इलाज करा सकता है। अच्छा। ये पोर्टेबिलिटी इस योजना की एक इम्पॉर्टेंट आयाम है इसका मतलब है आप कहीं के भी रहने वाले हैं, लेकिन पूरे देश में अगर आप कहीं पर बीमार हुए या कहीं पे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आप वहां पर भी उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण चीज है। और क्योंकि हमारी सारे की सारी प्रोसेस डिजिटल है तो हमें पता है कि आप आयुष्मान भारत के PMJY के बेनिफिशियरी हैं कि नहीं। बिकॉज वो चीज भी देखिए, आज की दुनिया में आधार, जैसे मान लीजिए अब आधार क्लाउड में है, ऑनलाइन है, और उसी प्रकार से आपका PDS का मान लीजिए एंटाइटलमेंट भी ऑनलाइन है। तो आप कहीं से भी आज वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसको इसी प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें कि हमारी आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी ऑनलाइन है और हमारा एंटाइटलमेंट भी ऑनलाइन है। और जब भी हम जाएंगे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, हमारा ऑनलाइन उससे क्या एंटाइटलमेंट है। तो ये हो सकता है कि मेरे परिवार के लोगों ने रांची में ले लिया हो आधा राशन मैं यहाँ ले लूंगा, क्योंकि मैं भी उस परिवार का अंग हूँ। तो ये जो व्यवस्था है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये व्यवस्था, ये आसान भी है, पारदर्शी भी है, और मुझे लगता है कि बहुत जो व्यवस्था को सक्षम बनाने, मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका है इसकी। बिल्कुल। तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उन्होंने जो है इस तकनीक को बढ़ावा दिया है। उनके संरक्षण में और उनके निर्देशन में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आधार को, जैसा आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने पुनर्जीवित किया एक प्रकार से, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक प्रकार से काम हुआ। उसके बाद आधार पर आधारित बहुत सारी चीजें, डिजिटल लॉकर है आपका, उसके बाद ये जो आपकी जो ई-साइन है और कंसेंट आर्टिफैक्ट है, ये बहुत सारी चीजें उसके ऊपर पैदा हुई। इलेक्ट्रॉनिक KYC है, ऑथेंटिकेशन है, जिसकी वजह से पूरा देश में राशन बट रहा है। उसके बाद UPI है, पेमेंट का जो सिस्टम है, जिसमें 300 करोड़ ट्रांजेक्शन प्रति महीना होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इन चीजों ने एक बड़ी अच्छी नींव पैदा कर दी है, बड़ा अच्छा एक बेस बना दिया है, जिसके आधार पर हम बहुत सारे काम, चीजें त्वरित हो रही हैं डॉक्टर साहब, पारदर्शी ढंग से हो रही हैं, और कहीं कोई लीकेज उसमें नहीं होती। लीकेज तो बहुत बड़ी चीज है। लीकेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकता है कि भाई, जैसे मान लीजिए अब आप राशन लेने जाते हैं, और राशन लेने के टाइम पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, तो न तो राशन देने वाला ये कह सकता है कि आया था आदमी और ले गया, तो उसको प्रूव करना होगा कि आया था व्यक्ति, और न केवल जो व्यक्ति है वो भी कह सकता है भाई हम गए ही नहीं, तो हमारा राशन किसने ले लिया। तो ये ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन एक प्रकार से थर्ड पार्टी का प्रूफ है कि वो व्यक्ति वहां था, उसने ये ट्रांजैक्शन किया और इस तरह से हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर RS शर्मा साहब से बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। और अब इसके बारे में बहुत सारी हमने चर्चाएं की हैं, लेकिन अब जो हाल में डॉक्टर साहब एक और इबारत जो लिखी गई है, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, वो है डिजिटल हेल्थ कार्ड को लेकर। और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये कार्ड, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और इस रूप में चीजें बहुत आसान होने जा रही हैं, लेकिन अब जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से आसान होंगी। अब ये आप ही बताएंगे हम सबको। देखिए, बहुत बड़ी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनके गाइडेंस में हुई है, जिसका अनावरण, जिसका नेशनल लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को किया था, और वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अब आयुष्मान भारत के 3 आयाम हो गए। पहला वेलनेस, दूसरा आपको PMJY, और तीसरा डिजिटल मिशन। तो ये जो डिजिटल मिशन है, उसका उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से जो हमारी टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, आज 118 करोड़ हमारे पास टेलीफोन कनेक्शंस हैं, आज 80 करोड़ हमारे पास इंटरनेट है, आज 60 करोड़ हमारे यहाँ स्मार्टफोन है। तो ये जो डिजिटल कनेक्ट, और हमारा डेटा का प्राइस सबसे सस्ता है, आप जानते हैं। लोग गांव में फिल्म देखते हैं मोबाइल पर, इतना सस्ता है। तो वैसी स्थिति में ये जो चीज की गई, उसका उद्देश्य यही है कि हेल्थ सर्विस की डिलीवरी में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे उसकी कीमत कम कर सकते हैं, कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं लोगों के लिए, और कैसे हम लोग उसके ज्यादा व्यापी कर सकते हैं, उसको समावेशी बना सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। और इसीलिए इसमें जो बेसिक जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि भाई लोगों का डिजिटल हेल्थ ID मिला, तो लोग अपने जो इनके जो हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को भी डिजिटल रूप में रख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने वैक्सीनेशन करवाया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो वो सर्टिफिकेट भी डिजिटल फॉर्म में मेरे पास है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स भी लोग रख सकेंगे अपने मोबाइल में या अपने जहां पर भी हॉस्पिटल्स हैं उनको। मतलब डॉक्टर साहब ये बताएं, थोड़ा सा मैं स्पष्ट होना चाहूंगा, खुद को करना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, वहां वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कोई टेस्ट करवाया जाता है, MRI का टेस्ट है, जो भी है, अब वो सारी जो रिपोर्ट होती है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, क्या मैं उसको इस पर अपलोड कर सकता हूँ जो फ्यूचर में कभी भी मैं उसको या कोई और डॉक्टर कंसल्ट करता हूँ तो वो एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही अच्छा, उद्देश्य है कि जो जो हॉस्पिटल्स हैं, मान लीजिए आपने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करवाने, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो आपको मिलेगा ही पैथोलॉजिकल लैब से, लेकिन साथ साथ वो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो लैब होगी वो भी इस प्रकार से रखेगी कि वो डिजिटली एक्सेसिबल हो और आपकी आईडी से वो लिंक हो जाएगा। अच्छा, तो जब भी कहीं आप जा रहे हैं और किसी डॉक्टर को आपको दिखाना है तो उसके माध्यम से आप उसको रिपोर्ट को एक्सेस कर सकेंगे। तो वो रिपोर्ट वहीं रहेगी, रिपोर्ट लैब के पास ही रहेगी, लेकिन इस फॉर्म में रहेगी जहां से वो इंटरनेट से एक्सेस हो सके। अच्छा, तो लैब को ये व्यवस्था करनी होगी कि उसकी रिपोर्ट कहीं अपलोड करके रखें, जिससे कि जब भी एक प्रकार का फैचिंग रिक्वेस्ट आए तो वो उसको फैचिंग कर सके। एक बात। दूसरी बात, अगर व्यक्ति चाहे कि अपने ही मोबाइल में उस रिपोर्ट को रख सके और जब मन में आए डॉक्टर को दिखा सके, वो भी संभव है। अच्छा, तो बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स, या तो वो हेल्थ प्रोवाइडर्स रखेंगे और साथ साथ पेशेंट भी अपने मोबाइल में रख सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि मतलब उसको फिर, और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स को जब दिखाते हैं तो हमारे पास कोई रिपोर्ट रहती नहीं पहले की। हाँ, तो वो फिर डॉक्टर साहब शुरुआत से करते हैं कि भाई अच्छा ये ब्लड टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, तो कॉस्टली हो जाता है लोगों के लिए। निश्चित रूप से। तो ये अगर रिपोर्ट्स रहेंगी और डॉक्टर्स उसको देख सकेंगे तो अच्छा एक मीनिंगफुल कंक्लूजन, ज्यादा बेटर क्लिनिकल डिसीजन ले सके। तो ये जो हेल्थ कार्ड बनेगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड जो बनेगा, ये कैसे बनेगा? देखिए, ये हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, हम लोग कोई कार्ड के लिए चक्कर में नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी, एक नंबर दिया जाएगा। हाँ, जैसे आधार में हमने नंबर दिया, कार्ड का कोई खास महत्व नहीं, जहां मन में आए वहां प्रिंट करना। जी, उसी प्रकार से हम लोग डिजिटल हेल्थ आईडी भी जो है ना, वो भी कहीं भी आप प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, और जनरली वो आधार से लिंक्ड रहेगी, या आधार से लिंक्ड आप नहीं करना चाहते हो तो आपके मोबाइल नंबर से भी लिंक्ड रहेगी। आइडिया ये है, अब आप उसके बाद उसको वर्चुअल हेल्थ आईडी भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI में आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप वर्चुअल हेल्थ एड्रेस भी कर सकते हैं। तो फिर आपको 16 डिजिट की आइडेंटिटी नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल याद रखिए RS Sharma@NHA.gov.in, बस खत्म। तो जिस तरह ईमेल एड्रेस है उसी प्रकार से ये हो गया। अच्छा, इसके आधार पे आप अपना सब रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ी चर्चा मुझे लगता है कर लेनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी इस बात को लेकर कहीं कंसर्न ना फील करे कि ये रिकॉर्ड्स जो है वो उसी के कंट्रोल में रहे, एक्सेस जो इसकी है। पहला नंबर तो ये है कि देखिए, ये रिकॉर्ड कहीं हम एक जगह इकट्ठे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो रिकॉर्ड जहां जनरेट हो रहे हैं, जहां पैदा हो रहे हैं, वही रिकॉर्ड रह रहे हैं। उन लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई उस रिकॉर्ड्स को आप डिजिटली अवेलेबल कराइए। आजकल क्लाउड है, सब जगह स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो वो अपने रिकॉर्ड्स को एक जगह रखे रहें, वो भी अपने लिए रखेंगे। तो उसकी एक्सेस जो है उनको देनी पड़ेगी, जो कि पेशेंट के आधार पर होगी। पेशेंट का कहेगा मुझे चाहिए, तो उसको ऑथेंटिकेट करके उसको दे दिया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि हम कोई रिकॉर्ड कहीं से हटा नहीं रहे हैं या कहीं पे वो नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट के कंट्रोल में है। चाहे वो शेयर करना चाहता है अपने डॉक्टर से, तो पेशेंट ही उसको शेयर कर सकेगा और कोई नहीं शेयर कर सकेगा। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं की गई है, इनका उद्देश्य यही है कि ये पूरी तरह से प्राइवेसी प्रिजर्विंग व्यवस्था हम लोग रख सकते हैं। हाँ, कहीं मन में कहीं थोड़ा सा एक छोटे से सवाल उठते हैं इस तरह के। ये हेल्थ का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव भी है। हाँ, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी रिपोर्ट जो है किसी और को मतलब बिना बात के दिखाई पड़, कहीं उसका कोई मिसयूज हो सके, मिसयूज हो सके। मान लीजिए मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता लोगों को, तो उसको क्यों पब्लिक किया जाए? वो निश्चित रूप से। आपके यहाँ तो लगातार मंथन भी चलता रहता है, मैंने सुना भी हाल में एक आरोग्य मंथन बिल्कुल किया। इस तरह की प्रक्रियाओं से क्या क्या किस रूप में हम सबको लाभ मिल पाता है? देखिए, इस प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, बिकॉज कोई भी संगठन जब तक लर्निंग संगठन नहीं होगा, हम आखिरकार ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का, हेल्थ का ये इंटरसेक्शन है। और इस इंटरसेक्शन में जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक
कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। तो आरोग्य मंथन के माध्यम से हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो इन विधाओं में एक्सपर्ट हैं, जो लोग जानकार हैं, जिनका अनुभव है, उनके अनुभव से हम लाभ उठाते हैं, उनको साझा करते हैं और देखते हैं कि उनके अनुभवों को हम अपने संगठन में कैसे उठा सकें। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी रहते हैं जो आकर के अपनी बातें कहते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। तो ये आरोग्य मंथन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। ये आपका काम करने का अप्रोच शुरू से रहा है इस तरह का, जहां हर जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर पक्ष है, उसको जोड़ना, जानना, सीखना और उसका लाभ जो है समाज को मिलना। आखिर में डॉक्टर साहब, चलते चलते आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं श्रोताओं को हमारे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्वस्थ भारत का, कि किसी तरह से हम लोगों की जो स्वास्थ्य के ऊपर जो उन्होंने एक 360 डिग्री कहना चाहिए, पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए, कि पहले प्रिवेंटिव हो, उसके बाद क्यूरेटिव हो और इलाज हो, साथ ही साथ सारी विधाओं को जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको भी हम पूरी तरह से लाएं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सारे सिस्टम्स को। तो ये उनका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन है, उस विजन को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कार्यान्वित करें। और जो डिजिटल मिशन जो है उसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, गरीब आदमी लोहरदगा में बैठा हुआ है झारखंड में, और उसको कुछ ऐसी समस्या है, तो पहले नंबर तो कंसल्ट करेगा, वो चाहेगा भाई हम रांची के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या बम्बई किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कहीं से। तो ये जो डिजिटल मिशन है, ये मिशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगा कि वो कंसल्ट कर सकता है। अच्छा। तो जो ज्योग्राफी का जो लिमिटेशन है वो खत्म होगा टेक्नोलॉजी के उपयोग से, प्लस उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद में सलाह लेकर के फिर अगर मान लीजिए उसको ऑपरेशन कराना ही है तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। ऑपरेशन तो टेली कंसल्टेशन से नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ मिल सके। जो व्यक्ति जहां है वहीं उसको हेल्थ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हाँ, वो मिल सके, जो मिल सकती हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से मिल सकती हैं। जो नहीं मिल सकती हैं उनके लिए तो उसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफी खर्चे को कम कर सकते हैं। हर बार जो बेचारा दिल्ली में एम्स में दिखाने के लिए आएगा, डॉक्टर साहब से 5 मिनट के टाइम के लिए उसको वहां से पटना से लेकर के दिल्ली और वहां ट्रैवल करके 4 दिन धर्मशाला में रहेगा, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर जाएगा। ये सब काम न करना पड़े उसको, यही उद्देश्य है। चलिए, और हम ये प्रार्थना करते हैं और लोगों से अपेक्षा भी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इससे, ताकि उसका लाभ उनको मिल पाए, समाज को मिल पाए, बल्कि खुद भी जुड़े और दूसरों को भी प्रेरित करें उससे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर एस शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतने विस्तार से बातचीत के लिए, इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, तो ये बहुत आनंद की बात है कि मैं यहाँ आया और मैंने आपसे चर्चा की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और श्रोताओं, आप सबका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से जुड़ने के लिए। जरूर बातों को ध्यान से सुनिए, उनको जीवन में अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।